हेलो गाइस। तो आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक कोई खास टॉपिक नहीं है। स्पेशली नाइन्थ क्लास के लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ इस बार, क्योंकि एचपी बोर्ड ने जो है नाइन्थ क्लास का जो क्वेश्चन पेपर में है कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं नए तरीके से। इस बार जो थ्योरी रहेगी वो रहेगी, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 80 मार्क्स रहेगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट रहेगी। ठीक है, अब 80 मार्क्स में क्या जनरल इंस्ट्रक्शन रही है, उसमें क्या चीज़ें नहीं हैं, उसको मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मैंने एक जैसे एचपी बोर्ड की साइट से एक मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया हुआ है और इसमें बताऊंगा कि किस तरह के पेपर इस बार इन्होंने डालना है। ठीक है, तो ये है। ठीक है जी, इस तरह से पेपर नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा। टाइमिंग वही रहेगी 3 आवर्स एज यूजुअल और मैक्सिमम मार्क्स 80 रहेंगे। ठीक है जी, अब देखना है, देखो इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शन इस बार गिवन है वो क्या गिवन है। फर्स्ट है कि दिस क्वेश्चन पेपर हैव 5 सेक्शन ABCDE। इसमें 5 सेक्शंस रहेंगी। ठीक है, सेक्शन ए में क्या रहेगा, 16 MCQs आएंगे। ठीक है, पहले 20 आया करते थे, अब 16 MCQ आएंगे, कैरिंग 1 मार्क्स ईच। तो 16 क्वेश्चन तो आपके 1 1 मार्क्स के हो गए। उसके बाद सेकंड रहेगा सेक्शन बी हैज़ 5 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच। ठीक है, और अगले जो सेक्शन बी में आएगा 5 क्वेश्चन रहेंगे और उनके 2 2 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद सेक्शन सी रहेगी आपकी 7 मार्क्स की, 7 क्वेश्चन रहेंगे और 3 3 मार्क्स के, आपके 21 के हो गए। अब सेक्शन डी हैज़ 2 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट। अब ये जो सेक्शन डी है ये नई चीज़ ऐड हुई है इसमें। इसको मैं आगे वीडियो में आपसे फुल्ली डिस्कस करूँगा कि किस तरह के क्वेश्चन डाले जाएंगे इस बार। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी तो आपके जैसे डायरेक्ट बुक से आएंगे क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़े से आपके हट के आएंगे। कंसेप्ट जिसका क्लियर होगा वही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएगा। उसके बाद सेक्शन ई जो लास्ट सेक्शन है उसमें रहेगा आपका 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 5 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो टोटल आपके बन गए 85 मार्क्स। और इसमें साथ में है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, हाउ एवर एन इंटरनल चॉइस ऑफ 2 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, 3 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। तो ठीक है, आपको इसमें बोलने का मतलब ये कि 5, वैसे तो सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे जितने भी आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें आपने देखना है कि आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। मानो किसी क्वेश्चन में आपको और मिलेगा कि आप कोई भी उसमें 2 क्वेश्चन में से एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें 5 मार्क्स में 2 चॉइसेस मिलेंगी, 3 मार्क्स में आपको 3 क्वेश्चन में आपको सॉरी जो मार्क्स जो इंटरनल चॉइसेस रहेंगी उसमें मैंने बात की, जैसे 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे 5, उनमें 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी और जो 3 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के होंगे उनमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे जिनमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। और साथ में अगली इंस्ट्रक्शन ये डालिए कि ड्रॉ नीट फिगर्स वेन एवर वेयर एवर रिक्वायर्ड। मतलब जहाँ पर कोई आकृति की ज़रूरत होगी, डायग्राम की ज़रूरत होगी, वो आपने बनानी है। ठीक है, और साथ में पाई की वैल्यू जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपने पाई की वैल्यू का पुट करनी है। 22/7 या मिसप्रिंट है इसमें। और अगर ये चीज़ नहीं दी है तो आपको पता है 3.14 हम पुट करते हैं वैल्यू। ठीक है, तो इसके साथ मैं थोड़े कुछ आपके साथ MCQs और जो केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो के साथ आप बने रहो और हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये यहाँ पे रिटर्न में दे रहा हूँ कि जैसे सेक्शन ए रहेगी 16 मार्क्स की, तो 16 1 जा 16 मार्क्स की आएगी। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, 5 2 जा 10 रहेगा। सेक्शन सी में 7 3 जा 21 मार्क्स बन जाएंगे। सेक्शन डी में 2 4 जा 8 एंड सेक्शन ई में रहेगा 5 5 जा 25। तो टोटल ये आपका 80 मार्क्स का रहेगा और इंटरनल असेसमेंट जो रहेगी आपकी 20 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका MCQ है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 4, 19 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू ax+3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कि यदि इसका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है तो इसमें a का मान क्या होगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है इसमें जैसे इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ax+3। अब यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, 4, 19। अब जिन बच्चों को पता होगा कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है वो x का होता है और सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट होता है y का होता है। तो देखो जहाँ पे y होगा वहाँ 19 पुट करेंगे और जहाँ पे x होगा वहाँ पे 4 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ y की जगह हम 19 लिख रहे हैं, a इंटू क्या कर देते हैं 4
और प्लस 3, ठीक है। 19, अब ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस साइड करते हैं इसको, 19 में से 3 गए, अगर मैं 4a इस साइड लिख देता हूँ, 19 में से 3 गए तो 16 बचेगा, और a इज इक्वल टू 16/4, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो a जो आंसर आया वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन था, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास ये पाई इज अ, पाई क्या है, एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या, इरेशनल है, या होल नंबर है, या इंटीजर है। चार ऑप्शंस है आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा नीचे सॉल्यूशन में, कि जैसे रैशनल आप जानते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इनका जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। इंटीजर कौन से होते हैं, इंटीजर तो आपको पता ही है जो माइनस में भी होते हैं, और जैसे 0 1 2 -1 -2 ये इंटीजर होते हैं। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 और ये 2 और ये 3 इस तरह से होते हैं। अब रैशनल होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे मैक्सिमम यहाँ मात खा सकते हैं कि पाई की वैल्यू तो होती है 22/7 ये होती है, लेकिन इशू क्या है, ये हमारी जो एग्जैक्ट नहीं है, हमारी क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। एक्चुअल में जो इसका आंसर है वो क्या है, 3.1456 ऐसे 7 8 कुछ करके बेटा कंटिन्यूसली आगे तक है, ठीक है। तो ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए जो इसका बेस्ट आंसर है वो वाला है इर्रेशनल नंबर, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट इससे ही आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ हिस्टोग्राम द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो क्लास साइज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, या फिर आपका रहता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या क्लास मार्क के, या फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये इसमें क्या जो आंसर है आपका वो है डी रहेगा, संगत वर्ग अंतराल की बारंबारता की, ठीक है। अब हिस्टोग्राम आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसके बारे में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। हल्की सी मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, जैसे मान लो आपके पास कोई भी इस तरह का ग्राफ है, ये है, ठीक है, ये एक्स और ये वाई। अब इसमें जैसे मान लो ग्राफ बनता है, ये कंटिन्यूटी में जो ये इस तरह का है, जिसके जो ये दंड हैं वो साथ में मिले हुए हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम ग्राफ, ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं इसको आयत चित्र, आयत चित्र। अब होता है कि जो इसका एरिया होता है, इसके इसमें जो रेक्टेंगल्स बने होते हैं, इनका एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी के, कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल इसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा इसका एरिया होगा, तो इस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब देखो सेकंड, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज, ठीक है, सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है, तो 0 1 या -1, ठीक है। तो हमने पढ़ा हुआ 15 चैप्टर में, क्लियर सी बात है कि मतलब एक घटना में जितनी पॉसिबल हमारी संभावनाएं होती हैं, जितनी भी पॉसिबल्स हमारे आउटकम्स होते हैं, ठीक है, और जितनी प्रोबेबिलिटीज पॉसिबल होती हैं, उनको जब भी टोटल को प्लस करते हैं तो हमेशा 1 आता आंसर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 होती है और मैक्सिमम 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, द पॉइंट 0 -8 लाइज इन, तो ये कहाँ लाइज करता है, देखो ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, या इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपने इसमें जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि 0, -8 है, ठीक है। तो इसमें x का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि जिस दोनों कोऑर्डिनेट में जिसका 0 होगा वो दूसरी वाली लाइन पे स्थित होगा। जैसे सपोज कर लो, मैं नीचे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे हम यहाँ पे एक मैं वो बना रहा हूँ आपके लिए, एक कार्टिजन प्लेन बना रहा हूँ। कार्टिजन प्लेन इस तरह से बनता है, ठीक है। ये आपको पता है, ये x होता है, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। अब आपको तो यहाँ पे 0 होता है, या निचली साइड y का माइनस चलता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -8, ठीक है। मैं थोड़ा इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, और ऊपर की तरफ था 1 2 पॉजिटिव, इधर भी 1 2 3 4 5। अब जैसे 0, -8 कहाँ पाएगा, यहाँ पे आएगा,
क्योंकि x का यहाँ पे 0 है इसके सामने और y का क्या है -8, तो ये कौन सी लाइन पे आ रहा है, ऑन द y एक्सिस। ठीक है, तो हमारा जो इसमें राइट आंसर है वो कौन सा बन रहा है, बी आंसर बन रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है, और पूछा ही जाएगा। जैसे यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव के होते हैं, यहाँ पे पहला नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, और थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, पहला भी नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव होता है। यहाँ फोर्थ में था फर्स्ट पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव। आप थर्ड चैप्टर देखेंगे 9th क्लास का, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन डायग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसमें देखो एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं इसको आपको डायग्राम बना करके खुद सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो डायग्राम आपको मैंने बना रखी है यहाँ पे, ए बी और सी और ये डी, बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब आपको पता है रोम्बस समचतुर्भुज वर्ड बोल रहा है, इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर ये इसकी सारी साइड्स इक्वल है, मान लो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है कौन सा वाला, ए बी सी। अगर ए बी सी में हमने बात की थी कि अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं किसी ट्राइंगल में, सपोज कर लो मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ यहाँ पे, ए बी और ये सी, इसमें क्या दो साइड्स कौन सी इक्वल आ रही हैं, एक ए बी इक्वल आ रही है और दूसरी कौन सी आ रही है, बी सी इक्वल आ रही है। ठीक है, तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे यहाँ पे, जैसे ये बाई बन रहा है और यहाँ ये भी कितना होगा, वाई होगा। दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल। तो वो वाली बात आ गई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमें पता है कि इसमें ये क्या बन रहा है, इन तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। सपोज कर लो मैंने इसको बाई मान लिया क्योंकि ये वही वाला फॉर्मूला लगाया। तो इसमें देखो इन ट्राइंगल मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 180। अब देखो एंगल ए हमारे पास वाई है, एंगल बी हमारे पास 100 जो है 10 डिग्री है, 110 डिग्री है, प्लस एंगल सी कितना है, ये भी हमने वाई माना, तो ये क्या होगा 180 डिग्री। और वाई कितने हो गए, 2y हो गए, और 180 डिग्री ये 110 इधर गया तो माइनस का 110 हो गया। ठीक है जी, अब देखो ये क्या हो गया, 110 में से 180 में से 110 गए तो 70 डिग्री बच गया। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अगर यहाँ से इधर ले जाते हैं तो अपॉन में जाएगा, 2 से कट कर दिया तो ये कितना बन गया, 35 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये अगर ये 35 डिग्री है और ये 35 डिग्री है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के तहत ये वाला भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, x भी 35 और y भी 35 सेक्शन, जो ऑप्शन ए रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखो इफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ डी देन एंगल ई इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, एंगल पी के, एंगल क्यू के, एंगल आर के, या नन ऑफ दीज। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझाऊंगा। कॉन्ग्रुएंट आप जानते होंगे, कॉन्ग्रुएंट मतलब जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो ट्राइंगल्स क्रिएट कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं, पहले बना रहा हूँ, बना लेता हूँ ये ए बी, सॉरी इसमें ए बी सी तो है नहीं, पी क्यू एंड आर, और दूसरा क्या है ई एफ डी। अब ये क्या बोल रहा है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। जैसे कॉन्ग्रुएंट आप जानते होंगे, जैसे 200 के नोट्स ले लो, 100 के नोट्स ले लो, या 2000 के नोट ले लो, या 500 के नोट्स ले लो, वो सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, उसको चीज़ को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या बात बोल रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब जो ये साइड है वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, और ये सेकंड वाली साइड इस सेकंड वाली साइड के इक्वल होगी, थर्ड वाली साइड ये थर्ड वाली साइड के इक्वल होगी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आगे। सिमिलरली हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एंगल ई जो है वो किसके इक्वल होगा, तो डेफिनेटली सी बात है एंगल ई किसके इक्वल होगा, एंगल पी के बराबर होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये ए ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपको दिख रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, और निम्नलिखित में कौन एक बहुपद है। तो देखो बहुपद के लिए बहुत बड़ी कंडीशन जो आपको पता होगी, अगर पता है, नहीं पता तो सुन लो ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जैसे बहुपद की क्या है कंडीशन, कि जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, उसकी घात क्या होनी चाहिए,
होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो जीरो हो या एक हो या दो हो या तीन हो या चार हो, कुछ भी हो इन्फिनाइट तक, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और कंप्लीट नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, जीरो भी हो सकता हो। जैसे फर्स्ट वाला है कि नहीं है, देखो ये x की पावर 2 है तो ये तो होल नंबर है। 5x रेज टू पावर कुछ नहीं 1 है तो मतलब ये भी होल नंबर है। लेकिन नेक्स्ट क्या है, अंडरूट एक्स है, और अंडरूट में पावर हो तो आप जानते हैं कि अंडरूट एक्स मतलब एक्स रेज टू पावर 1/2, 1/2 है। तो 1/2 होल नंबर नहीं है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, एक्स रेज टू पावर क्या है, 2/3, 3/2 है, माइनस एक्स है तो ये 3/2, ये तो रैशनल नंबर है तो ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। थर्ड वन क्या, अंडर रूट एक्स है, रूट एक्स, तो रूट एक्स में क्या होता है, ये मैंने ऊपर बताया, पावर 1/2, ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब देखो फोर्थ वाले में क्या है, देखो 2 पे रूट लगा हुआ है, लेकिन x की पावर कितनी है, 2 है, -3√3 और x की पावर 1 माइन प्लस √6। देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे जो हमारे कांस्टेंट है उनके ऊपर अंडरूट लगा दिया गया है, और जो वेरिएबल है उनके ऊपर अंडरूट नहीं लगा हुआ है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है। और नीचे देखो क्वेश्चन में और कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा बच्चा सीखे, ठीक है, तो देखो ऑप्शन अलग तरीके से दिया कि राइट ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन दिया ऑप्शन 4, बी में क्या दिया ऑप्शन 2, सी में क्या दिया ऑप्शन 1, और डी में क्या दिया ऑप्शन 3। तो ए ऑप्शन जो आपका राइट रहेगा ऑप्शन 4। तो ठीक है, ध्यान से आंसर करना है, क्योंकि देखो बच्चा ऊपर डायरेक्ट कर सके ऑप्शन 4 राइट है, लेकिन नीचे ऑप्शन 4 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन फिगर इफ ए बी एंड डी आर पैरेलल लाइंस, एंगल बी ए सी इज 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इज 53 डिग्री, फाइंड द एंगल डी सी ही। मतलब दी गई आकृति में ए बी जो है समानांतर है डी के, और बी ए सी आपको 35 डिग्री दिया और डायग्राम में दिख रहा है, एंगल सी डी आपको 53 डिग्री दिया है, तो डी सी ई ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, डायग्राम आपको गिवन है, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा और डायरेक्ट ही हम समझ आएंगे। मैंने जिस नीचे डायग्राम बनाया हुआ है इस तरह की डायग्राम है ये, और देखो यहाँ पे ये हमारा ये जो पॉइंट है सी है, जो बोलता है बी ए सी एंगल है वो 35 डिग्री का है, और हमने फाइंड आउट कौन सा वाला एंगल करना है, डी सी ई, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अब देखो अगर ये लाइंस क्या है, ए बी और डी ई क्या है, पैरेलल हैं, तो ये एंगल जो जेड बनाते हैं इसको, ये वाले एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर अंत्यकोण होते हैं, और एकांतर अंत्यकोण जो होते हैं वो दो समांतर रेखाओं के बीच में हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 35 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। अब देखो ये क्या बन गया, डी सी ई एक त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग हमेशा कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ जो एंगल डी पे बन रहा है प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी पे बन रहा है। ठीक है, वैसे मैं फुल नेम नहीं लिख रहा हूँ, इनको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो देखो एंगल डी हमें पता 53 डिग्री है, ठीक है, और एंगल ई जो है वो है हमारे पास 35 डिग्री, ठीक है, प्लस एंगल सी हमने जो हमें बोला हुआ है इसका नेम जैसे डी सी ई, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ बन सकता है तो डी सी फुल नेम लिखेंगे तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो 53 और 35 कितना हो गया, 88 डिग्री हो गया, प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180, और ये 88 यहाँ से इधर गया तो ये माइनस का 88 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल जो डी सी ई है वो कितना हो जाएगा, 92 डिग्री, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर आ गया वो है 92, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको दिख रहा होगा, इसमें मैं डायरेक्टली बताऊंगा। जैसे आकृति में देखो एंगल ए बी सी दिया हुआ है, यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और एंगल ए ओ सी निकालना है। ठीक है, तो अब हमने एक थ्योरम पढ़ी है, कौन सी थ्योरम पढ़ी है कि सर्कल के जो सेंटर पे जो एंगल बनता है आर्क के साथ वो डबल होता है किसके, एंगल जो रिमेनिंग पार्ट के साथ बनता है। ठीक है, जैसे मैं इसको पूरा रीड कर देता हूँ, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इट बाय एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जैसे कि मान लो सर्कल के किसी पार्ट पे कहीं भी किसी रिमेनिंग, जैसे ये सेंटर के साथ एंगल बन रहा है, समझना आपने, देखो यहाँ पे क्या है, सेंटर के साथ एंगल बन रहा है, और इस आर्क के अलावा आप कहीं भी दूसरी साइड एंगल क्रिएट करते हैं
जो दूसरा आर्क कौन सा रहा है, ए से लेकर के ऐसे करके सी तक, इस आर्क पे कहीं भी एंगल बनाएंगे तो जो एंगल बनेगा इन पॉइंट से, ठीक है, वो क्या होगा, इसका हाफ होगा, सेंटर वाले का हाफ होगा। ठीक है, तो अगर देखो इसका हाफ होगा तो मतलब 45, तो मतलब इसका क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये 10th चैप्टर का क्वेश्चन है, आपने थोड़ा ध्यान से कर लेना इसको। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये हमारा 2.4 का क्वेश्चन है जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने वाला, लेकिन यहाँ पे बोला फाइंड करो, यहाँ k की वैल्यू हमें दी नहीं गई है, निकालना है x और कि कौन सा सॉल्यूशन है ये आपने बताना है। वो पर क्वेश्चन ये वहीं से मैच कर रहा है, 4th चैप्टर से आ रहा है ये क्वेश्चन। देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन -2 और 1 है। अगर देखो 3 2 6 क्या -2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और -2 -8 हो जाएगा, ये तो सोल्यूशन बैठेगा नहीं। अब देखो बी वाला सोल्यूशन में फिट बैठेगा कैसे, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके देता हूँ, जैसे मेरे पास क्वेश्चन क्या है, कैसे ये सही बैठ रहा है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। जैसे सेकंड वाला ऑप्शन राइट है, 1 कॉमा -2, 1 कॉमा -2। अब कैसे ये राइट है, अब आपको पता पहली वैल्यू होती है x की और दूसरी होती है y की। तो 3, अब x की जगह हम 1 पुट करते हैं, -2, और y की जगह -2 पुट करते हैं, इज इक्वल टू 7। देखो 3 1 जा 3, अब देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 7, और 7 इज इक्वल टू 7। देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी, तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन बैठ रहा है। बाकी की 3 में किसी में भी ये सही आंसर नहीं देगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 12th क्वेश्चन है, पी ऑफ एक्स इज एक्स रेज टू पावर 4 प्लस ये 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x -1 इज डिवाइडेड बाय x -2, द नंबर इज। ठीक है, अगर इससे डिवाइड करते हैं तो मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल ज्ञात कीजिए, कि ऊपर थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा क्वेश्चन अधूरा दिया हुआ, नीचे दिखा हुआ है शेषफल प्राप्त कीजिए, इसके भाग करके शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको शेषफल ज्ञात करना है तो मैं इसको कंप्लीटली आपको सिखा देता हूँ। तो 12th क्वेश्चन क्या है कि जैसे पी ऑफ एक्स दिया हमारे को, जी ऑफ एक्स, मतलब इस बहुपद को इससे भाग करते तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो बड़ा आसान सा तरीका, पहले ये 3 मार्क्स का सम आता था, लेकिन इस बार एमसीक्यू में डाला हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो दूसरा जिससे डिवाइड करना होता है उसको हम क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x -2 इज इक्वल टू 0, तो x ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें जहाँ जहाँ x है ऊपर वाली टर्म में पॉलिनोमियल में, वहाँ क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो x है तो x की जगह क्या लिख दिया, 2, इसकी पावर कितनी लिख दी 4, प्लस 2, x की जगह 2 लिख दिया, पावर कितनी 3, माइनस फिर 3, फिर x की जगह 2 लिख दिया, पावर 2 प्लस x -1। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, जैसे 2 को 4 बार गुणा करें तो 16 आ जाएगा, ये भी 2 को 3 बार करेंगे 8, और एक बार फिर 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा। माइनस देखो 2 3 है, और ये 2 2 का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये 2 2 जा 4 4 12, और यहाँ पे भी 2 फिल होना था x की जगह। ठीक है, तो ये x नहीं आएगा 2, तो +2 हो जाएगा -1। अब जो पॉजिटिव टर्म है उनको प्लस कर देते हैं, जैसे 16 और 16 कितने हो गए 32, 32 और 2 के तो 34। अब देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये हो गए 15। ठीक है, और 34 में से 15 गए तो कितना आंसर आ जाएगा, 21 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही बैठ रहा है वो कौन सा बैठ रहा है, ऑप्शन आपका बी वाला बैठ रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो डायमीटर हमारे को दिया, जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, जैसे ये मैं स्फीयर बनाया, जैसे इसका डायमीटर क्या कर दिया 14 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, व्यास का आधा होता है, तो 14/2 किया तो 7 सेंटीमीटर का। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है कि मतलब जब गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², वहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी 4, और पाई की जगह क्या लिख दिया 22/7 लिख दिया, और आर क्या है 7 है, तो 7 × 7 2 टाइम्स कर दिया, फिर 7 से मैंने 7 क्या कर दिया, कट कर दिया, और 4 × 2 22 किया तो 88 आ गया, और 88 × 7 किया तो 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हमारा जो ऑप्शन सी था वो राइट ऑप्शन था। ठीक है जी, तो ये आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्या है, देखो ये एसेरेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण। पहले बताया कि ये स्टेटमेंट ठीक है और उसका रीजन भी बताया हुआ। तो स्टेटमेंट क्या है, बोल रही कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 3,4 फ्रॉम द वाई एक्सिस इज 4 यूनिट, मतलब बिंदु की बाई अक्ष से लंबिक दूरी जो है 4 मात्रक है 3,4 से,
और सेकंड क्या बोलता है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेट, मार्क द करेक्ट चॉइस। ठीक है, किसी बिंदु की बाई अक्ष से लंबवत दूरी उसका निर्देश एक्स का निर्देशांक कहलाता है, सही विकल्प चिन्हित करें। इसमें यही बोला हुआ है, नीचे का ऑप्शन क्या है कि ए इज राइट, आर सेकंड रॉन्ग। तो देखो पहले मैं आपको समझाता हूँ ये बोलना क्या चाहता है। इसमें क्या बोलना चाहता है, मैं ये मेरे पास यहाँ पे मैंने एक चीज़ क्रिएट की हुई है। ठीक है, अब ये जो है, ठीक है, जो क्वेश्चन है बोलता 0.3,4, अगर बाई एक्सिस से आप लंबवत दूरी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे डालते हैं तो बाई से जो दूरी है इसकी 4 यूनिट की है। ठीक है, तो ये 4 यूनिट बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है, 3 यूनिट है। यहाँ से अगर आप इधर आगे को मेजर करेंगे इधर से तो कितने 3 यूनिट्स आ रहे हैं। और ये दूरी जो है बोलती है एक्स कोऑर्डिनेट को बताती है। ये तो बिल्कुल सही बोला है कि एक्स की वैल्यू बताता है कि अगर यहाँ 22 से अगर डिस्टेंस इस पॉइंट तक मापते हैं तो ये एक्स की वैल्यू दर्शाता है। दूसरा जो आपका रीजन है वो तो सही है, लेकिन पहला जो एसेलेरेशन है वो क्या बोलता है कि जो आप यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल रहे हैं तो इस पॉइंट और बाई एक्स की दूरी कितनी है, 4 यूनिट्स है। ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन बैठता है वो कौन सा बैठता है, जो राइट ऑप्शन है वो पहला बैठता है डी ऑप्शन, एसेलेरेशन एसेलेरेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। मतलब जो हमारा अभिकथन है वो सत्य है, असत्य है परंतु कारण सत्य है। ठीक है, तो ये है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसेलेरेशन वाला है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ईच साइड 4 सेंटीमीटर इज। तो ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, ये 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके पीछे रीजन क्या आ जाएगा, क्योंकि एरिया जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये होता है √3/4 ए का स्क्वायर। ये तो बिल्कुल उन्होंने सही बोला, फॉर्मूला यही होता है। अब देखो कैलकुलेट करते हैं कि आंसर इसका यही आता है। तो जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ, देखो ये लिखा हुआ मैंने, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये इंटू साइड जो है 4 × 4 कर दिया, एक 4 से एक 4 कट गया और क्या बन गया, 4 और √3 आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या हो रहा है, ये दो बोथ एसेलेरेशन और रीजन क्या है, ट्रू आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जो मेरे हिसाब से ये बी ऑप्शन जो है राइट है, बोथ एसेलेरेशन एंड रीजन आर ट्रू। नहीं, ए ऑप्शन राइट रहेगा क्योंकि इसमें नॉट एक्सप्लेनेशन ए, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ एसेलेरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट है क्योंकि इसमें आपको पता ही है कि जो फॉर्मूले के हिसाब से ही बताया गया है इसमें, तो फॉर्मूले की वजह से ये राइट आंसर आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ABCD एक रोम्बस है सच दैट ACB इज 40 डिग्री एंड ADB इज फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें पहले डायग्राम बनानी पड़ेगी। डायग्राम रेडी होगी। अब बोलता क्या है कि जो एंगल ACB, कौन सा एंगल, ACB, अब A से स्टार्ट हुआ, C पे बनेगा और B पे जा क्लोज होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, A से C तक ये मिलाना पड़ेगा। अब ये वाला एंगल ACB, ठीक है, और दूसरा क्या फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ADB। अब डीप एंगल A से स्टार्ट होगा, डीप एंगल, तो इसमें हमें फिर ये क्या करना पड़ेगा, ऊपर से इसका ये पर जो डायगोनल है वो मैच करने पड़ेगा। डायगोनल मैच किए तब बनेगा ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो ये हमारे को दिया हुआ, ये कितना है, 40 डिग्री है। तो ये वाला भी कितना होगा, 40 डिग्री, क्योंकि ये कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, एकांतरांत कोण। ठीक है, दूसरी बात हमें पता है थ्योरम की, समचतुर्भुज की जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर मतलब समद्विभाजित करते हैं समकोण पर। तो ये कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। अब देखो इन दोनों को प्लस करें, 90 और 40 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और तीसरा कितना आना चाहिए, 50 डिग्री, तो मतलब ये कितना आएगा, 50 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स को प्लस करके कितना आ रहा है, 180 आना चाहिए ट्राइंगल के। तो इस तरह से हमें इसमें डायरेक्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 50 डिग्री। ठीक है, तो आज हमने जो 9th क्लास के जो किस तरह का मॉडल क्वेश्चन पेपर आने वाला, सबसे पहले हमने वो डिस्कस किया। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और बाकी कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़ने हैं जिनसे आप इजीली आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं 9th क्लास में। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।